हाँ सर, लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ओके। हेलो सर, आज विज्ञान और प्रौद्योगिकी कक्षा भाग 2। दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक है ना, वो है क्वेश्चन नंबर 2 बी में। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा जो बोर्ड का पेपर है, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 आते हैं। इसमें जो क्वेश्चन नंबर 2 बी है, उस बी में हम लोग पढ़ेंगे आज चैप्टर 1 से लेकर 5 तक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ऐसे कौन कौन से क्वेश्चन है जो चैप्टर 1 से लेकर 5 तक बोर्ड में आते हैं, या तो पूछे जाएंगे या तो पूछे जा सकते हैं, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों, हमारा जो पांचों पार्ट है बच्चों, क्या है? पार्ट 1 है अनुवांशिकता और क्रांति, पार्ट 2 है सजीव में जीवन प्रक्रिया, पार्ट 3 है सजीव में जीवन प्रक्रिया भाग 2, पार्ट 4 है पर्यावरण व्यवस्थापन, और पार्ट 5 है हरित ऊर्जा की दिशा में। वैसे तो बच्चों पांचों पार्ट इंपॉर्टेंट है, मगर जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो एग्जाम में ज्यादा पूछा जाता है, वो है पार्ट 4 में से पर्यावरणीय व्यवस्थापन। इसमें से क्वेश्चन आना ही आना है कंपल्सरी, ज्यादा वेटेज इसी वही है। चलिए बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं। 2B में क्या लिखा रहेगा बच्चों? आपको 2B में बोर्ड के पेपर में लिखा रहेगा, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। कोई तीन मतलब होता है आपको 5 क्वेश्चन दिए जाएंगे और आपको कोई 3 का आंसर लिखना है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। पार्ट 1 अनुवांशिकता और उत्क्रांति। अब ऐसा पहला क्वेश्चन पूछा गया है, देखो बताइए, जो बोर्ड आपको दिख रहा है बुक कीजिए। ये पिछले बार प्रीलियम में ना हमारे यहाँ पे स्कूल में बीएमसी में 5 प्रीलियम हुआ था। 5 प्रीलियम में से ना 3 प्रीलियम में ये एग्जाम में आया था, और लास्ट ईयर बोर्ड में भी आ चुका है। तो आकृति पूर्ण करना है मुझको। लिखा गया उत्क्रांति का प्रमाण, और 4 बॉक्स दिया गया। इसका मतलब 4 बॉक्स में क्या आंसर आएगा? तो बेटा ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहले बॉक्स में आएगा बच्चों बहुरूपिकीय, दूसरे बॉक्स में आएगा बच्चों अवयव की हड्डियां, और तीसरे में आएगा जीवाश्म विज्ञान संबंधी प्रमाण, और चौथे में आएगा बच्चों भ्रूण विज्ञान। ये आकृति पूर्ण करो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और आपके बुक का स्वाध्याय का पहला क्वेश्चन ही यही है, आकृति पूर्ण कीजिए। जैसा कि जानते हैं बच्चों, क्या लिखा है? उत्क्रांति के प्रमाण। इसका मतलब उत्क्रांति का मतलब क्या होता है? उत्क्रांति मतलब उत्क्रांति क्यों होता है, उत्क्रांति किसकी वजह से होता है? तो जैसा कि बच्चों जानते हैं, उत्क्रांति का मतलब होता है सजीवों में अत्यंत धीमी गति से होने वाला क्रमिक परिवर्तन। हम जो सजीव है, हमारे अंदर जो धीरे धीरे परिवर्तन होता है, उसी को उत्क्रांति कहते हैं। अगर मैं बोलूँ उत्क्रांति, तो उत्क्रांति का मतलब होता है नई जाति की उत्पत्ति होना। नई जाति की उत्पत्ति होना ही उत्क्रांति होता है। इसी को बोलते हैं प्राकृतिक चयन के अनुसार नई जाति की उत्पत्ति होना ही उत्क्रांति होता है। तो उत्क्रांति के 4 ऑप्शन है बच्चों, 4 आंसर है। पहला है बहुरूपकीय, दूसरा है अवयव की हड्डियों, अवयव की हड्डियों से मालूम पड़ता है कि कौन सा सजीव है। तीसरा है जीवाश्म विज्ञान, और चौथा है लास्ट में भ्रूण विज्ञान। भ्रूण विज्ञान से ही मालूम पड़ता है कि कौन सा उत्क्रांति होने वाला है। आगे अगला क्वेश्चन है बच्चों, अवशेषांक किसे कहते हैं? तो जैसे देखो बच्चों, नाम ही से मालूम पड़ता है। अवशेषांक मतलब होता है जो अंग एक्स्ट्रा होते हैं। अवशेषांक मतलब होता है हमारे शरीर में, सजीवों के शरीर में जो अविकसित अकार्यक्षम अंग होते हैं, जो कोई कार्य नहीं करने के कारण धीरे धीरे नष्ट हो जाते हैं, उन्हें कहते हैं अवशेषांक। अगर मैं उदाहरण दूं, तो आप अपने दैनिक जीवन में देखते हो कि कुछ व्यक्ति तो ऐसे होते हैं, उंगलियों में 5 हाथ होते हैं, मगर कुछ ऐसे विशेष व्यक्ति होते हैं जिनकी उंगलियों में 6 उंगलियां होती हैं, उनके हाथों में 6 उंगलियां होती है। जो छठी उंगली होती है बच्चों, उसका कोई विशेष काम नहीं होता है, तो धीरे धीरे क्या हो जाता है बच्चों? नष्ट हो जाता है। उसी को कहते हैं अवशेषांक। प्राकृतिक चयन के अनुसार ऐसे अंग अदृश्य होने की कगार पे होते हैं, और ये धीरे धीरे क्या होते हैं? संपूर्ण रूप से नष्ट हो जाते हैं, और इन्हें नष्ट होने में बहुत समय लगता है। इन्हें अवशेषांक कहते हैं। अगर कोई अवशेषांक एक सजीव में कार्य नहीं करता है, बल्कि दूसरे सजीव में वही कार्य क्या करता है, तो इसे कहते हैं अवशेषांक। जैसे मैं एग्जाम्पल बोलूँ, तो हमारे जो पूर्वज थे बंदर के पीछे क्या होती थी? पूंछ। धीरे धीरे जैसे मानव का विकसित हुआ, मानव खड़ा होकर चलने लगा, तो जो पूंछ होती है वो क्या हो गई? गायब हो गई। उसी को बोलते हैं बच्चों
अवशेषांक। जैसे एग्जाम्पल, मानव के लिए जो आंत्रपूछ है वह एक अवशेषांक है। मानव शरीर में जो आंत्रपूछ होता है, पीछे की तरफ जो पूछ होता है, कोई कार्य नहीं करता है, उसी को हम लोग कहते हैं अवशेषांक। अब दूसरा उदाहरण बोल सकते हैं कि अवशेषांक के लिए अनुपयोगी कान के स्नायु बंदर और पशुओं को कान हिलाने के लिए जो उपयोगी होते थे वो होते थे बच्चों अवशेषांक। ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है, अवशेषांक किसे कहते हैं। अवशेषांक का मतलब होता है सजीवों में अविकसित अकार्यक्षम जो कोई कार्य नहीं करने के कारण धीरे धीरे नष्ट हो जाते हैं, उन्हें अवशेषांक कहते हैं। उदाहरण के लिए बोल सकते हो अनुपयोगी कान के स्नायु बंदर और पशुओं को कान हिलाने के लिए, और मानव के लिए क्या होता है आंत्रपूछ अवशेषांक। अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट बोर्ड में पूछा गया क्वेश्चन है लास्ट ईयर, अनुवांशिकता क्या होता है और अनुवांशिक परिवर्तन कैसे होता है। ये क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में बोर्ड में। अनुवांशिकता का मतलब क्या होता है? अनुवांशिकता का मतलब होता है एक पीढ़ी के जैविक लक्षण जनुक द्वारा दूसरे पीढ़ी तक संक्रमित होने की जो प्रक्रिया होती है उसे अनुवांशिकता कहते हैं। अनुवांशिक मतलब होता है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या होना, जाना, संक्रमित होना, इसी प्रक्रिया को हम कहते हैं अनुवांशिकता। अगला है उसी में ही अनुवांशिकता परिवर्तन कैसे होता है। तो बच्चों अनुवांशिक परिवर्तन में सबसे पहला टॉपिक उच्च परिवर्तन, मतलब माता पिता के जो डीएनए में अचानक होने वाले परिवर्तन से उच्च परिवर्तन होता है। इस कारण संतान में अनुवांशिक लक्षणों में परिवर्तन होता है। तो जब अर्धगोत्रीय सूत्र विभाजन होता है उस समय जब आदान प्रदान का विनिमय होता है उस समय जो जनुकीय जानकारियां होती है वो तो धीरे धीरे क्या होती है आने वाली पीढ़ी के ऊपर उत्पन्न होती है, और इसी आने वाली पीढ़ी के अंदर जो उत्पन्न होती है उसी में संतान में अनुवांशिक परिवर्तन होता है। तो ये हो गया हमारा अनुवांशिकता। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बच्चे। अनुवांशिकता मतलब होता है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक संक्रमित होने वाली प्रक्रिया को अनुवांशिकता कहते हैं, और ये जो प्रक्रिया होती है ये माता पिता के डीएनए में अचानक होने वाले परिवर्तन के कारण होती है। आगे बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, टिप्पणी लिखो एग्जाम में आता है संयोजी कड़ी। संयोजी कड़ी का मतलब क्या होता है, नाम से मालूम। संयोजी कड़ी मतलब होता है दो लोग को जोड़ के कड़ी बनाई जाती है, दो सब्जियों की जाति को जोड़ के कड़ी बनाई जाती है, इसी कहते हैं संयोजी कड़ी। जैसे क्या होगा, कुछ वनस्पतियों प्राणियों में कुछ शारीरिक लक्षण होते हैं, इस प्रकार होते हैं कि उनकी सहायता से उनका दूसरे दो भिन्न समूहों में संबंध जोड़ा जाता है, और जो 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 भिन्न समूहों में संबंध जोड़ा जाता है उन्हीं को संयोजी कड़ी कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल पेरिपेटस। पेरिपेटस ये जो समूह है या एनेलिडा और संधिपाद प्राणी का समूह, इन दोनों समूहों को जोड़ने के बाद जो प्राणी बनता है उसे संयोजी कड़ी कहते हैं, और उस प्राणी का नाम है पेरिपेटस। ये एनेलिडा और संधिपाद प्राणी के संघ को जोड़ने वाली संयोजी कड़ी है। मतलब इनमें दोनों संघों का लक्षण दिखाई देता है, इनमें दोनों समूहों का लक्षण दिखाई देता है। पेरिपेटस ये एनेलिडा, एनेलिडा मतलब सखंड प्राणी, तथा संधिपाद, संधिपाद मतलब होता है जो मुक्त रक्त संचरण परिसंचरण संस्थान करते हैं उनमें ये पाया जाता है, तो उन्हें संयोजी कड़ी कहते हैं। दूसरा उदाहरण है बच्चों डकबिल पेलिपेटस। डकबिल पेलिपेटस में क्या होता है, इसमें स्तनधारी प्राणी और सरीसृप प्राणी इन दोनों के मध्य के वर्ग के मध्य को जोड़ा जाता है, इसीलिए इन्हें संयोजी कड़ी कहते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें जो डकबिल पेलिपेटस होता है यह सरीसृप प्राणियों की तरह अंडे देता है, और जो स्तनधारी प्राणी होते हैं इनकी तरह उसमें क्या होता है शरीर पे बाल आता है और दूध ग्रंथि आती है। ये हो गया डकबिल पेलिपेटस। लास्ट है लंग फिश। लंग फिश इसी का उदाहरण है। लंग फिश में क्या क्या होता है, लंग फिश में मत्स्य संघ और उभयचर प्राणियों के वर्ग आते हैं। तो ये तीन उदाहरण हो गया बच्चों संयोजी कड़ी। संयोजी कड़ी मतलब होता है दो प्राणियों के समूह को जोड़ के बनाने वाला संयोजी कड़ी। इसमें दो प्राणियों के समूह का संबंध दर्शाता है। उदाहरण है पेरिपेटस जिसमें एनेलिडा और संधिपाद प्राणी। अगला है डकबिल पेलिपेटस जिसमें स्तनधारी प्राणी और सरीसृप प्राणी। लास्ट है लंग फिश जिसमें आते हैं मत्स्य और उभयचर। तो इन दोनों संघों को जोड़ के जो प्राणी बनता है उसे कहते हैं संयोजी कड़ी। तो बेटा पार्ट 1 में बच्चों यही 4 क्वेश्चन जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें से 2 क्वेश्चन बोर्ड में आ चुका है ऑलरेडी। एक आया है पहला वाला और एक आया है तीसरा वाला अनुवांशिकता। अब हम बच्चों आगे बढ़ते हैं पार्ट 2 की तरफ। पार्ट 2 में दिया गया है सजीवों में जीवन प्रक्रिया भाग 1। ये भी इंपॉर्टेंट लेसन है बच्चों। इसमें पहला क्वेश्चन है पोषण किसे कहते हैं, और दूसरा बच्चों ऑक्सीजन। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बोला क्वेश्चन नंबर 2 भी में आपको क्वेश्चन आंसर भी आएगा, परिभाषा भी आ सकता है, अंतर स्पष्ट करो भी आ सकता है। तो हमारा पहला है पोषण किसे कहते हैं। पोषण मतलब होता है जो पोषक पदार्थ हम अपने शरीर में
ग्रहण करते हैं और शरीर द्वारा उन्हें उपयोग में लाने की जो पूरी प्रक्रिया होती है उसी को पोषण कहते हैं। बच्चों, हम जो भोजन करते हैं, भोजन हम लोग इसलिए करते हैं ताकि हमारे शरीर की वृद्धि हो, उसी को कहते हैं बच्चों पोषण। तो पोषण मतलब होता है पोषक पदार्थों को शरीर में ग्रहण करना और ग्रहण करने के बाद उसका उपयोग करना, उसी को पोषण कहते हैं। अगला है बच्चों ऑक्सीटोसिन। बच्चों, जो हम लोग श्वास लेते हैं मतलब ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर। तो श्वसन के दो प्रकार है, एक ऑक्सीटोसिन और एक अनऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन मतलब क्या होता है? ऑक्सीटोसिन मतलब होता है जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो कोशिकीय स्तर पर जो होने वाला जो श्वसन है उसे ऑक्सीटोसिन। दो परिभाषा देखो बच्चों, आ सकता है एग्जाम में, एक श्वसन, एक ऑक्सीजन। ऑक्सी मतलब होता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में और अनऑक्सीटोसिन मतलब होता है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति। अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट, समसूत्री और अर्धसूत्री ये हमारे सब्जी में पाया जाता है। समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन में अंतर। तो क्वेश्चन नंबर 2B में क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, परिभाषा भी पूछा जा सकता है, अंतर भी पूछा जा सकता है, वैज्ञानिक कारण भी पूछा जा सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, समसूत्री और अर्धसूत्री कोष्ठक विभाजन में अंतर क्या होता है? तो बच्चों, समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन में अंतर हम देखेंगे। देखो, समसूत्री विभाजन जो होता है बच्चों, इसमें गुणसूत्रों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है, परंतु जो अर्धसूत्री विभाजन होता है उसमें गुणसूत्रों की जो संख्या होती है आधी हो जाती है। देखो, पहला वर्ड दिया अर्ध, अर्ध मतलब ही होता है आधा। दूसरा है बच्चों, इसमें जो समसूत्री विभाजन में जो जनक कोशिका होती है उसमें 2 संतत कोशिका का निर्माण होता है और जो अर्धसूत्री होता है उसमें 4 संतत कोशिका, संतत मतलब होता है डॉटर सेल का निर्माण होता है। समसूत्री विभाजन में 4 अवस्थाएं होती हैं, पूर्वावस्था, मध्यावस्था, पार्श्वावस्था और अंत्यावस्था। और जो अर्धसूत्री विभाजन होता है उसमें 2 चरण होते हैं, पहला चरण है भाग 1 और दूसरा चरण है भाग 2। और प्रत्येक भाग में पुनः फिर 4 अवस्थाएं होती है, पूर्वावस्था, मध्यावस्था, पार्श्वावस्था और अंत्यावस्था। आगे चौथा पॉइंट, समसूत्री विभाजन में जो पूर्वावस्था की जो कालावधि होती है वो अधिक समय तक नहीं होती है और अर्धसूत्री विभाजन में जो पूर्वावस्था की कालावधि होती है वो बहुत अधिक समय तक होती है। आगे समसूत्री विभाजन में संजात गुणसूत्रों में कोई भी जनुकीय पुनर्संयोग नहीं पाया जाता है। अर्धसूत्री में विभाजन में जो संजात गुणसूत्र होते हैं उसमें जनुकीय पुनर्संयोग पाया जाता है। तो इस तरह बच्चों 4 अंतर स्पष्ट करो में आपको कोई 2 ही पॉइंट लिखना है, 4 पॉइंट नहीं लिखना है। समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन, तो इस अंतर में आपको कोई 2 पॉइंट लिखना है। मैं सबसे रिवाइज कर रहा हूँ बच्चों, समसूत्री मतलब होता है जिसमें गुणसूत्रों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है और अर्धसूत्री में क्या होता है, गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है। समसूत्री में क्या होता है, 2 संतत कोशिका का निर्माण होता है और अर्धसूत्री में 4 संतत कोशिका का निर्माण होता है। समसूत्री विभाजन में 4 अवस्थाएं होती है, पूर्वावस्था, मध्यावस्था, पार्श्वावस्था और अंत्यावस्था। और अर्धसूत्री विभाजन में 2 चरण होते हैं, भाग 1 और भाग 2। समसूत्री विभाजन में बच्चों पूर्वावस्था की कालावधि अधिक समय तक नहीं होती है और अर्धसूत्री में विभाजन में जो पूर्वावस्था की जो कालावधि होती है वो अत्यधिक होती है। लास्ट पॉइंट, समसूत्री विभाजन में संजात गुणसूत्रों में जनुकीय परिवर्तन नहीं होता है और अर्धसूत्री विभाजन में जनुकीय परिवर्तन पुनर्संयोग होता है। तो इस तरह बच्चों ये परिभाषा भी एग्जाम में आता है, समसूत्री विभाजन और गुणसूत्री विभाजन से अंतर भी पूछा जाता है, परिभाषा भी पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है बच्चों, वैज्ञानिक कारण लिखिए। वैज्ञानिक कारण लिखिए। पहला क्वेश्चन है, रेशेदार पदार्थ एक महत्व पोषक तत्व है। अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वैज्ञानिक कारण लिखो में, रेशेदार पदार्थ जो भोजन करते हैं उसमें कुछ ऐसे सब्जियां होती है जो रेशेदार होती है, उनका सेवन करना एक पोषक तत्व है। क्यों? क्योंकि जो रेशेदार पदार्थ है बच्चों वो पेट में जाने के बाद पच जाते हैं, अपच्य पदार्थ होते हैं और इनमें जो अनुपयोगी और अपच्य अन्य की जो विसर्जन क्रिया होती है वो रेशेदार पदार्थ में अधिक मात्रा में होती है। इसी प्रकार रेशेदार पदार्थों को अन्य पदार्थों की पाचन क्रिया में भी मदद करते हैं। रेशेदार पदार्थ मतलब जिससे हरी सब्जियां, फल, अनाज,
ये सब क्या होते हैं, हमारे जो दैनिक आहार है, ये सब क्या होते हैं, रेशेदार पदार्थ होते हैं। तो हमें रेशेदार पदार्थ को अपने भोजन में समावेश करना चाहिए। इससे चाहे पचन क्रिया फास्ट होती है, विसर्जन प्रक्रिया भी फास्ट होती है। इसीलिए रेशेदार पदार्थ को एक महत्व पोषक तत्व कहा गया है। तो रेशेदार पदार्थ जैसे हरी सब्जियां, फल, अनाज, इन्हें हमें हमेशा क्या करना चाहिए, सेवन करना चाहिए। इससे हमारे पेट में क्या पचने की प्रक्रिया अच्छी होती है, और इसी के साथ साथ हमारे अंदर उत्सर्जन क्रिया भी क्या होती है, फास्ट होती है। उत्सर्जन का मतलब क्या होता है? उत्सर्जन मतलब होता है अपने शरीर से गंदे पदार्थ को बाहर निकालना। तो हमारे शरीर से जो गंदे पदार्थ होते हैं उसको हम वैक्यूम से बाहर निकालते हैं, इस प्रक्रिया को बोलते हैं उत्सर्जन क्रिया। आगे बच्चों, अगला है ऑक्सीसेशन और अनऑक्सीसेशन में अंतर स्पष्ट करें। जैसे कि मैंने आपको परिभाषा भी बता दिया था बच्चों, ऑक्सीसेशन और ऑक्सीसेशन क्या होता है। ऑक्सीसेशन का मतलब होता है बच्चे जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, और अनऑक्सीडेशन मतलब होता है कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति है। ऑक्सीजन में ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, अनऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। ऑक्सीडेशन हमेशा केंद्रक को कोशिका द्रव में पाया जाता है, और अनऑक्सीडेशन केवल कोशिका द्रव में पाया जाता है। ऑक्सीडेशन के अंत में कार्बन डाइऑक्साइड और पानी उत्पन्न होते हैं, और अनऑक्सीडेशन के अंत में कार्बन डाइऑक्साइड और साथ ही साथ अल्कोहल उत्पन्न होते हैं, इथाइल अल्कोहल। ऑक्सीडेशन में अधिक मात्रा में ऊर्जा निर्माण होती है, और अनऑक्सीडेशन में कम मात्रा में ऊर्जा निर्माण होती है। ऑक्सीडेशन में ग्लूकोज का पूरी तरह ऑक्सीकरण होता है, और अनऑक्सीडेशन में ग्लूकोज का पूरी तरह ऑक्सीकरण नहीं होता है। ऑक्सीडेशन में एटीपी के 38 अणु बनते हैं, और अनऑक्सीडेशन में एटीपी के केवल 2 अणु बनते हैं। इस तरह बच्चों ये अंतर आता है एग्जाम में, 2 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा, तो आपको कम से कम 2 पॉइंट या तो कम से कम 3 पॉइंट लिखना है। जैसे बता रहा बच्चों, नाम से ही मालूम पड़ता है, ऑक्सीडेशन मतलब होता है जिसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति होती है, और अनऑक्सीडेशन मतलब होता है जिसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति होती है। ऑक्सीडेशन में तो केंद्रों को कोशिका द्रव में पाया जाता है, और अनऑक्सीडेशन केवल कोशिका द्रव में पाया जाता है। ऑक्सीडेशन के अंत में कार्बन डाइऑक्साइड और पानी निर्माण होता है, और अनऑक्सीडेशन के अंत में कार्बन डाइऑक्साइड और एथिल अल्कोहल बनता है। ऑक्सीडेशन में अधिक मात्रा में ऊर्जा बनती है, और अनऑक्सीडेशन में कम मात्रा में ऊर्जा बनती है। ऑक्सीडेशन में ग्लूकोज का पूरी तरह से ऑक्सीकरण होता है, और अनऑक्सीडेशन में ग्लूकोज का पूरी तरह से ऑक्सीकरण नहीं होता। लास्ट क्वेश्चन, लास्ट पॉइंट, ऑक्सीडेशन में एटीपी के 38 अणु बनते हैं, और अनऑक्सीडेशन में एटीपी के 2 अणु। तो इस तरह बच्चों ये अंतर है, 2 अंतर मैंने बताया इस पार्ट में, पंचसूत्रीय और अर्धसूत्रीय विभाजन, और ऑक्सीडेशन और दोनों अंतर में से कोई भी एक अंतर बच्चों आपको पूछा जा सकता है। तो इस तरह बच्चों पार्ट 2 में 4 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, चारों क्वेश्चन में से कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं। अब हम लोग अगला लेसन पढ़ेंगे बच्चों, सजीवों में जीवन प्रक्रिया भाग 2। इसमें जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो है, दंपत को लड़का होगा या लड़की, या पुरुष पर निर्भर होता है, ऐसा। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बता दिया है कि पुरुष में जो लिंग गुणसूत्र पाए जाते हैं वो एक्स वाई होते हैं, और स्त्री में जो गुणसूत्र पाए जाते हैं वो एक्स एक्स होते हैं। जब स्त्री और पुरुष दोनों फलन करते हैं, फलन के बाद पुरुष के गुणसूत्र से अगर एक्स गुणसूत्र का निषेचन कोशिका डिंब के साथ होता है तो पुत्री का जन्म होता है, और यदि पुरुष के वाई गुणसूत्र के साथ निषेचन उसका फलन स्त्री के अंड कोशिका के साथ होता है तो पुत्र का जन्म होता है। माता में केवल एक्स एक्स गुणसूत्र पाए जाते हैं, और पुरुष में एक्स वाई पाए जाते हैं। जब दोनों का फलन होता है तो पुरुष अगर एक्स गुणसूत्र माता के अंड कोशिका एक्स के साथ फलन करता है तो पुत्री का जन्म होता है, और पुरुष के वाई गुणसूत्र के साथ अगर स्त्री के अंड कोशिका का एक्स का फलन होगा तो लड़के का जन्म होगा। इसलिए लड़का होना या लड़की होना ये पुरुष पर निर्भर होता है, क्योंकि पुरुष के अंदर जो लिंग गुणसूत्र होते हैं वो एक्स वाई होते हैं, और जो वाई होता है वो पुरुष में पाया जाता है। परंतु हमें ये ध्यान में रखना है कि लड़कियां किसी भी दृष्टिकोण से लड़कों से कम नहीं है, भले ही उसके लिए पुरुष जिम्मेदार है, परंतु अगर लड़कियां होती है तो उसे हमें हीन भावना नहीं रखनी।
हमें लड़कियों और लड़के को दोनों को एक नजर से रखना है, क्योंकि लड़का या लड़की हमें भेद ना करते हुए उनमें हमेशा समानता का व्यवहार रखना चाहिए। और कोशिश हो सके तो ये जो स्त्री भ्रूण हत्या होती है इससे हमें क्या करना चाहिए, रोक लगाना चाहिए। स्त्री भ्रूण हत्या मतलब होता है जो पुत्री जन्म ही नहीं ली है उसको मारना नहीं है। तो ये होता है बच्चों दंपत। दंपत मतलब होता है हस्बैंड वाइफ, उनको लड़का होना है लड़की होना पुरुष होना है। तो बच्चों क्वेश्चन एग्जाम में पूछा है, 3 आपका क्वेश्चन आता है एग्जाम में, ये क्वेश्चन में ध्यान में रखना है ये ऐसा क्यों होता है, पुरुष ही निर्भर है इसके लिए, इसलिए इसके जिम्मेदार नहीं है। जैसे मैं आपको बता सकता हूँ बच्चे, क्योंकि स्त्री के डिम्ब कोशिका में अंड कोशिका में एक्स गुणसूत्र होता है, और जिसके कारण जब वो शुक्राणु से एक्स से निषेचन करता है तब स्त्री का निर्माण होता है। और अगर वो वाई से निषेचन करेगा, शुक्राणु के वाई से निषेचन करेगा तो लड़का। आगे बच्चों अगला टॉपिक है आईवीएफ। आईवीएफ मतलब होता है बच्चों, हम लोग बोल सकते हैं कांच नलिका में फलन, कांच नलिका में फलन, परख नलित शिशु बोल सकते हैं। तो जिस दंपत को बच्चों, जिस दंपत को लड़का या लड़की नहीं होता है, बच्चे नहीं होते हैं, वे लोग ऐसी टेक्निक का उपयोग करते हैं आईवीएफ। इस तकनीक में क्या होता है बच्चों, एक परख नली में डिम्ब और शुक्राणु का निषेचन कराया जाता है, और निषेचन के बाद जो इसमें भ्रूण होते हैं उसको क्या करते हैं, स्त्री के गर्भाशय में आरोपित किया जाता है। तो शुक्राणुओं की संख्या में जब कमी होता है या तो डिम्ब के अन्य नलिका के प्रवेश में रुकावट होती है आदि जब समस्याएं पैदा होती हैं जिसकी वजह से संतान प्राप्ति नहीं होती है, तो वो दंपति क्या करते हैं, आईवीएफ तकनीकी का उपयोग करते हैं। तो आईवीएफ तकनीकी से भी आजकल शिशु को पैदा किया जा रहा है। ये लोग ये तकनीकी वही लोग अपनाते हैं जिनके पुरुष के वीर्य में शुक्राणु की कमी होती है, या तो शुक्राणुओं की मंद गति होती है, या तो शुक्राणुओं में विभिन्न दोष पैदा होते हैं, या तो स्त्री के मासिक धर्म में अनियमितता आती है, या तो डिम्ब के निर्माण में रुकावट आती है, या तो अन्य नलिका में डिम्ब के प्रवेश में रुकावट आती है, या तो स्त्री के गर्भाशय में बच्चेदानी में गर्भ आरोपण की क्षमता क्या होती है, कमी होती है। तब ऐसी समस्या होने पर उनमें संतान प्राप्ति नहीं होती है। इसलिए ऐसे दंपति लोग आईवीएफ परख नली शिशु का उपयोग करते हैं और संतान प्राप्त करते हैं। तो बच्चों ये क्वेश्चन 3 मार्क के लिए एग्जाम में आता है आईवीएफ की संतान। अगला बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट, ऋतु चक्र और मासिक चक्र किसे कहते हैं। ऋतु चक्र मासिक चक्र ये स्त्री में पाया जाता है। ये अनावस्था के पश्चात स्त्री में जो प्रजनन संस्थान में कुछ बदलाव आने लगते हैं। यह बदलाव हर 28 से 30 दिनों की समय अवधि में क्या होती है, बार बार पुनरावृत्ति होती है। इसी पुनरावृत्ति को हम क्या कहते हैं, ऋतु चक्र कहते हैं, मासिक चक्र कहते हैं। बताइए जो स्त्रियों में ये जो मासिक चक्र आता है ऋतु चक्र, ये 4 हार्मोन्स की वजह से होता है। पहले हार्मोन का नाम है कोशिका ग्रंथि संप्रेरक, दूसरे का नाम है पिंडकारी संप्रेरक, तीसरा है फ्यूज ग्रंथि संप्रेरक, लास्ट में है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। इन चारों की वजह से क्या होता है, स्त्रियों में हर 28 से 30 दिनों में क्या होता है, कुछ बदलाव आता है। और ये बदलाव क्या होती है, एक समय की पुनरावृत्ति होती रहती है। इसे हम क्या कहते हैं, ऋतु चक्र कहते हैं, मासिक चक्र। इसे क्या बोलते हैं, पीरियड। तो ये समस्या, तो ये है ऋतु चक्र। आगे अगला क्वेश्चन है बच्चों, लैंगिक स्वास्थ्य ठीक रखने के लिए हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। बच्चों हमें अपने हमेशा लैंगिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि लैंगिक स्वास्थ्य में प्रॉब्लम आने पे हमें बहुत सारी बीमारियां घेर लेती है। लैंगिक स्वास्थ्य में क्या होता है बच्चों, शरीर के अन्य संस्थानों के समान ही हमें अपने प्रजनन संस्थान, हमारे जो प्राइवेट पार्ट होते हैं, प्रजनन संस्थान भी हमारे शरीर का एक महत्वपूर्ण संस्थान है। सर्वप्रथम लैंगिक स्वास्थ्य के लिए हमें उसके बारे में उचित जानकारी होनी चाहिए और वैज्ञानिक जानकारी भी होनी चाहिए। शरीर की स्वच्छता के साथ साथ प्रजनन संस्थान के अंगों तथा गुप्तांगों की भी स्वच्छता रखनी चाहिए। शारीरिक संबंध बनाते समय भी उचित सावधानी बरतनी चाहिए। सावधानी अगर हम नहीं बरतेंगे तो हमें गंभीर रोग भी हो सकता है। अगर हम किसी के साथ कम आयु में शारीरिक संबंध बनाते हैं तो हमारा लैंगिक स्वास्थ्य हमेशा खराब रहता है। विशेष रूप से जो स्त्रियां होती हैं उनमें लैंगिक स्वास्थ्य के प्रति उदासीनता दिखाई जाती है। जैसे मासिक धर्म पर अगर स्त्रियां स्वच्छता नहीं रखेंगी, प्रजनन अंग की स्वच्छता नहीं रखेंगी, तब उन्हें
इसका प्रभाव पड़ सकता है। समाज में कार्य करते हुए, समाज में रहते हुए हमें इसे सावधानी बरतनी चाहिए तथा लैंगिक रोगों से क्या करना चाहिए, बच के रहना चाहिए, क्योंकि लैंगिक जो रोग होते हैं ये शरीर को बहुत ही नुकसान पहुंचाते हैं। अभी इससे अगला क्वेश्चन पूछा गया, कोई ऐसे 2 रोग का नाम बताइए जो 2 लैंगिक रोगों में आते हैं। तो 2 लैंगिक रोग जो है वो है एड्स, सिफिलिस और गोनोरिया। ये 2 ऐसे रोग है जो लैंगिक रोग है। तो एक का नाम है सिफिलिस, एड्स और गोनोरिया। अच्छा, क्वेश्चन और है बच्चों जो इसको दिया तो नहीं है मगर पूछा जाता है, जुड़वा के प्रकार बताइए। तो जुड़वा बच्चों के 2 प्रकार है, एक होता है एक युग्मज जुड़वा, दूसरा होता है द्वियुग्मज जुड़वा और तीसरा होता है संयुक्त जुड़वा। एक युग्मज का मतलब होता है बच्चा, दोनों बच्चे एक जैसे ही दिखाई देते हैं, उसमें थोड़ा भी अंतर नहीं आपको महसूस होगा। दो युग्मज मतलब होता है कि 2 बच्चे होंगे दोनों में पूरी तरह से अंतर पाया जाएगा, जैसे लड़का और लड़की, एक माँ के 2 बच्चे दोनों जुड़वा है, एक लड़का एक लड़की, तो उसको होते द्वियुग्मज। संयुक्त जुड़वा मतलब होता है दोनों बच्चे जुड़ के आते हैं, दोनों अलग नहीं रहते, दोनों जुड़ के। ये भी पूछा जाता है जुड़वा के प्रकार है। तो बच्चों इस तरह पार्ट 3 में ये 5 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। पहला है दंपत्ति लड़का होना या लड़की होना पुरुष पर निर्भर होता है। दूसरा IVF की संकल्पना। दूसरा है ऋतु चक्र या मासिक चक्र। चौथा है लैंगिक स्वास्थ्य ठीक रखने के लिए आप कौन से बातों का ध्यान रखोगे। और अगला है कोई 2 लैंगिक रोग बताइए। आगे हम बढ़ेंगे बच्चों पार्ट 4 पे, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पर्यावरणीय व्यवस्थापन। पहला है कृतिपूर्ण कीजिए। कृतिपूर्ण कीजिए में पहला है पर्यावरण के प्रभाव डालने वाले घटक कौन कौन से हैं। तो पर्यावरण पे 2 ही प्रभाव डालते हैं बच्चों, एक है प्राकृतिक घटक और एक होता है मानव निर्मित घटक। प्राकृतिक घटक में जैसे बच्चों भूकंप, और क्या हो सकता है, ज्वालामुखी, बाढ़, बादल फटना, दावानल, अकाल आना, चक्रवाती तूफान आना, सुनामी आना, ये सब क्या होते हैं, प्राकृतिक घटक होते हैं। ये सब क्या होते हैं, प्राकृतिक घटक होते हैं। एक सेकंड। हाँ, अगला है मानव निर्मित घटक। मानव निर्मित घटक में क्या होता है बच्चों, जंगल की कटाई होती है, हवा प्रदूषण होता है, जल प्रदूषण होता है, शहरीकरण होता है। शहरीकरण मतलब होता है गांव को शहर में बदलना। औद्योगिकरण मतलब होता है कारखाने बनाना जाते जाते, रास्ता बनाना, पुल बनाना, बांध बनाना, इमारतों को बनाना, आतंकवाद, ये सब मानव निर्मित घटक है। तो ये सब जो घटक होते हैं बच्चों, ये पर्यावरण को बहुत ही ज्यादा अधिक प्रभाव डालते हैं। तो आपको यह याद रखना है कि पर्यावरण पर प्रभाव डालने वाले 2 घटक, एक है प्राकृतिक घटक, एक है मानव निर्मित। प्राकृतिक घटक में भूकंप, ज्वालामुखी, बाढ़, बादल फटना, दावानल, तूफान, चक्रवाती बादल और सुनामी। जंगल तोड़ना में क्या आएंगे बच्चे, मानव निर्मित में क्या आएगा, जंगल तोड़ना, जंगल की कटाई करना, हवा प्रदूषण, जल प्रदूषण, शहरीकरण, औद्योगिकीकरण, रास्ता, पुल, बांध, इमारत को बनाना, आतंकवाद, ये सब आता है बच्चों मानव निर्मित घटक। आगे अगला क्वेश्चन है बच्चों, बिश्नोई चिपको आंदोलन क्या होता है बच्चों। तो चिपको आंदोलन मतलब होता है पेड़ से चिपक जाना। तो बिश्नोई एक बच्चों गांव, इसके पीछे की स्टोरी है बच्चों। बिश्नोई एक राजस्थान के जोधपुर जिले में एक खेजड़ी नाम का गांव है और वहाँ पे एक समाज के लोग रहते हैं, उसका नाम है बिश्नोई। तो राजस्थान के जोधपुर जिले में खेजड़ी नामक का एक गाँव है जो जोधपुर शहर से 26 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस गांव में खेजड़ी वनस्पतियां पाई जाती हैं। इस गांव में ही सर्वप्रथम क्या हुआ था, बिश्नोई आंदोलन हुआ था। बिश्नोई क्या है, बिश्नोई राजस्थान के जोधपुर जिले का एक समाज है। बिश्नोई समाज ने सन 1738 में चिपको आंदोलन किया था। अच्छा, इसमें क्या हुआ था, इसमें अमृता देवी के नेतृत्व में 363 बिश्नोई लोगों ने वृक्ष कटाई रोकने के लिए क्या किया था, अपने प्राण को न्यौछावर कर दिया था। क्यों, क्योंकि वहाँ के जो बिश्नोई समाज है ये लोग वृक्षों को पवित्र मानते हैं। आगे 1738 में बच्चों भाद्रपद के महीने में 10वीं के दिन अमृता देवी तथा उनकी तीनों पुत्रियों ने वृक्ष कटाई
का विरोध किया और वहाँ के राजा के जो सैनिक थे उन्होंने क्या किया, वृक्षों को काटने को रोकने के लिए उन्होंने क्या कर दिया, अमृता देवी और उनके तीनों पुत्रियों को मार दिया। क्यों? क्योंकि वहाँ के जो राजा थे उनको महल बनाने के लिए कुछ लकड़ियों को चुनना था, और लकड़ियों को चुनने के लिए जब वो लकड़ी काटने के लिए जंगल में गए तो वहाँ के जो अमृता देवी और उनकी पुत्रियों ने उसे क्या कर दिया, गले लगा दिया। जब उन सैनिकों ने उनको हटने के लिए कहा तो वे हटे नहीं, वे उन्होंने क्या किया, उसको उससे चिपक गए और अमृता देवी को ब्रिज से हटाने के लिए उन्होंने रुपए का भी लालच दिया, और तो उन्होंने निश्चय किया था कि नहीं, हम ब्रिज से लिपटी रहेंगी और हम ब्रिज करने नहीं देंगे। सैनिकों ने उन्हें धमकियां भी दी, परंतु इन धमकियों के आगे अमृता देवी नहीं झुकी और एक ब्रिज को बचाने के लिए उन्होंने क्या कर दिया, उनके सिर काट दिए। उन्होंने कहा कि हमारे सिर भी काट दोगे तो भी हम हटेंगे नहीं। ऐसा कहते हुए उनके सैनिकों ने क्या कर दिया, अमृता देवी को कुल्हाड़ी मार दिया और अमृता देवी के साथ साथ उनकी तीनों पुत्रियों की भी हत्या कर दी। इन चारों उनके वृक्षों की रक्षा करते समय उन्होंने अपना बलिदान दिया। जब यह समाचार पूरे गांव में फैल गया तो 83 गांव के लोग इकट्ठा हुए और 363 लोगों ने फिर से क्या किया, वृक्षों पे लिपट गए और उसके बावजूद भी उनके जो सैनिक थे उन्होंने इन 363 लोगों को भी मार दिया और इनकी रक्षा करते समय ये सब लोग क्या हो गए, शहीद हो गए। और राजा को अपने इस कृत्य पर, ये जो हुआ था, इससे बहुत ही गहरा पश्चाताप हुआ और उस राजा ने क्या किया, बिजनौर समाज से माफी मांगी और एक ताम्रपत्र भी लिखवाया कि यहाँ पर कभी भी हरे वृक्ष काटे नहीं जाएंगे और एक भी प्राणी का शिकार नहीं किया जाएगा। बिश्नोई गांव की इसी वजह से इस आंदोलन का नाम रखा गया था बिश्नोई चिपको आंदोलन। बिश्नोई चिपको आंदोलन, तो ये बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है। बिश्नोई चिपको आंदोलन आगे है। पर्यावरण पर प्रभाव करने वाले कौन से घटक है, तो ये हम लोग ऊपर ही देख लिया बच्चों। पर्यावरण पे प्रभाव करने वाले दो घटक है, एक कहते हैं प्राकृतिक घटक और दूसरा है मानव निर्मित। आगे बच्चों पूछा गया है, पर्यावरण में मानव का स्थान महत्वपूर्ण क्यों है। जैसा कि हम जानते हैं बच्चों, पर्यावरण में मानव से ही ये पर्यावरण को सुरक्षित रखा जा सकता है, क्योंकि मानव अधिक बुद्धिमान प्राणी है। मानव ने अपनी बुद्धि बल का उपयोग करके और अपनी सुविधाओं को बढ़ाते हुए बहुत सारे परिवर्तन किए हैं। सब्जियों की तुलना में मानव के पास बुद्धि बल ज्यादा है, स्मरण शक्ति ज्यादा है, कल्पना शक्ति ज्यादा है। इन विशेषताओं के कारण मानव ने अपने सब्जियों आगे मानव ने पृथ्वी पर उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक उपयोग किया है। मानव ने विकास के कारण नाम पर प्रकृति का अत्यधिक विनाश भी किया है। इस कारण प्रदूषण जैसे अनेक समस्याएं पैदा हो रही हैं। इसलिए मानव को ये ध्यान में रखना है कि पर्यावरण को दूषित न किया जाए। मानव इस कारण पृथ्वी पर स्थित अनेक परिस्थितियों का संतुलन बिगड़ा है, तो मानव का सिर्फ कोई भी अन्य सजीव ऐसा कर ही नहीं सकता है। मानव ने अपने सुविधाओं को बढ़ाने के लिए जंगल काटे हैं, पेड़ों को काटा है, शहरीकरण किया है, औद्योगिकरण किया है। मानव की वजह से ही परिसंस्थाओं का संतुलन बिगड़ गया है। इसलिए इसको ध्यान में रखते हुए ही, प्रकृति के नियम को ध्यान में रखते ही मनुष्य को क्या करना चाहिए, प्राणी को क्या करना चाहिए, मानव को पर्यावरण को संतुलन बनाना चाहिए। अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाना चाहिए, अधिक से अधिक क्या करना चाहिए, शहरीकरण को रोकना चाहिए, औद्योगिकरण को रोकना चाहिए और जितना हो सके प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करना चाहिए। इसलिए मानव का बहुत ही ज्यादा क्या है इसमें रोल है। आगे बच्चों पूछा है, जैव विविधता का संवर्धन कैसे किया जाए। तो जैसे कि हम जानते हैं बच्चों, जैव विविधता का मतलब होता है जो भी विविधता पैदा होती है, जो भी जैव विविधता मतलब मैं आपको बोल सकता हूँ कि जो भी दुर्लभ जातियां हैं उनको सजीवों की रक्षा करो। पहला है दुर्लभ जो प्रजातियां होंगी, जातियां उनको सजीवों की रक्षा करना, राष्ट्रीय उद्यानों तथा अभयारण्यों का निर्माण करना, कुछ जो क्षेत्र है आरक्षित जैव विभाग उन्हें सुरक्षित रहने दो, विशिष्ट प्रजातियों की संवर्धन के लिए विशिष्ट क्या करो, प्रकल्प शुरू करो, प्रोजेक्ट शुरू करो। ये हमें जानवरों को नहीं मारना चाहिए, पेड़ पौधे नहीं काटना चाहिए, ऐसा प्रोजेक्ट लोगों के सामने लाओ, जन जागृति पैदा करो, जिससे क्या हो सकता है, जैव विविधता संवर्धन बचाया जा सकता है। पर्यावरण का वनस्पतियों का संवर्धन करना चाहिए, सरकार द्वारा दिए कानून का पालन करना चाहिए,
पारंपरिक ज्ञान को अभिलिखित करना चाहिए। तो ये सब बच्चों जैव विविधता का संवर्धन में आता है। आगे अगला है बच्चों, दुर्लभ प्रजाति से इसमें होता है रेड पांडा और कस्तूरी मृग। क्यों? क्योंकि इन प्रजातियों की संख्या बहुत ही कम हो रही है, इसलिए इन्हें लुप्त होने से बचाने के लिए इनके भी हमें ध्यान रखना है। इसके दो उदाहरण है बच्चों, एक है रेड पांडा और एक है कस्तूरी मृग। दुर्लभ दुर्लभ प्रजाति की तरह और भी है, क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है, जैसे संकटग्रस्त प्रजाति, इसमें नाम आता है लॉयन टेल्ड बंदर और टर्मोर। अगले संवेदनशील प्राणी, संवेदनशील प्रजाति में आता है पट्टे वाले बाघ है और गिर के सिंह। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है, किसको डालना पड़ता है। आगे बच्चों, जादव मोलाई पयांग की कहानी से हमें क्या बोध मिलता है। जैसे कि हम जानते हैं जादव मोलाई ये एक आसाम राज्य का एक व्यक्ति है। इसने क्या किया था, अपने ही बल पे पूरे जंगल का निर्माण किया था और पूरे जंगल के साथ साथ 30 वर्षों तक इन्होंने अत्यधिक परिश्रम किया और इसके अतुलनीय कार्य के लिए इन्हें भारत सरकार ने हमें क्या दिया, पद्मश्री का पुरस्कार दिया। और इसलिए इस जंगल का नाम उन्होंने जो जंगल का निर्माण किया था उसका नाम रखा था मोलाई जंगल। जिस तरह अनेक लोग मिलकर पूरे जंगल का नाश करते हैं, परंतु इस एक व्यक्ति ने ठान लिया था कि नहीं मैं पूरे जंगल का निर्माण करूंगा, और इस व्यक्ति के ठानने से क्या होगा, पूरे जंगल का निर्माण हो गया। इसीलिए उसे क्या कहा गया, यही है ज्यादा मोलाई पयांग की कहानी। इस व्यक्ति ने क्या किया बच्चों मालूम है, अपने परिसर में एक भी वृक्ष को कटने नहीं दिया, पेड़ लगाया, उसकी देखभाल की और निरंतर देखभाल करते करते इसने करीब करीब 1360 एकड़ जंगल तैयार किया। 1360 एकड़। अनेक लोग मिलकर जंगल का नाश करते, परंतु इस एक व्यक्ति ने पूरे 1360 एकड़ जंगल को तैयार किया। इसलिए ये पानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें भी पर्यावरण को संतुलन बनाए रखने के लिए अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाना है और जितना हो सके हमें पेड़ों को कटने से बचाना है। आगे बच्चे, आगे कुछ चिन्ह दिए गए हैं, इन चिन्ह को हम क्या कहते हैं, इसके आधार पर आप अपनी भूमिका बताइए। जैसा पहला चिन्ह आप देख रहे हैं बच्चे, एक बच्चा है, क्या कर रहा है, बच्चे डब्बे में कचरा डाल रहा है। यह संकेत हमें क्या दर्शाता है, यह संकेत हमें दर्शाता है कि हमें अपना कचरा सावधानी पूर्वक रखना है, कचरा यहाँ वहाँ नहीं फेंकना है और कचरे का उचित ढंग से क्या करना है, व्यवस्था करना है। आगे बच्चों, टारगेट जैसा दिया गया है, यह संकेत हमें दर्शाता है कि बिजली की बचत करना है तथा बिजली का उपयोग सावधानी पूर्वक करना है। क्या है साइकिल, इसमें लिखा गया साइकिल का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करना है जिससे हरित ऊर्जा का निर्माण हो। हरित ऊर्जा मतलब होता है जो पर्यावरण को संतुलन बना के रखता है, क्योंकि साइकिल का उपयोग करने से हम ईंधन को बचा सकते हैं, अपनी मांसपेशी की ऊर्जा का उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि साइकिल से ना कोई प्रदूषण होता है ना तो पर्यावरण के लिए क्या है, हानिकारक। आगे बढ़ते आपको दिख रहा है पुनर्चक्रीकरण। इसका मतलब होता है कि कोई भी वस्तु को उपयोग कम करना और पुनर्उपयोग करना, पुनर्चक्रीकरण करना, प्राकृतिक संसाधन का दुरुपयोग नहीं करना। यह संकेत हमें दर्शाता है कि प्राकृतिक संसाधनों का दुरुपयोग हमें नहीं करना है। आगे दिया है नल बंद करते समय, ये हमें दर्शाता है कि हमें क्या करना है, पानी का बचाव रखना है। लास्ट वाला जो संकेत दर्शाता है वो दर्शाता है सौर ऊर्जा का उपयोग करना है। आगे बच्चों, पर्यावरण में हमारी भूमिका क्या है बच्चों, पर्यावरण में हमारी भूमिका है कि उपलब्ध जो संसाधन है उसे संभाल कर रखना चाहिए, उसे हानि रोकनी चाहिए, तो हमें अपनी मानसिकता बदलनी चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होना, हमें प्रचार करना चाहिए, शिक्षा के माध्यम से मार्गदर्शन करना चाहिए, जन जागृति फैलाना चाहिए। पर्यावरण में हमारी भूमिका यह है कि जो सब संभावित खतरों को रोकना चाहिए, पर्यावरण को हानि पहुंचाने वाले घटक को दूर रखना चाहिए। रक्षण, रक्षण मतलब होता है सुरक्षा करनी, जो बाकी है उसकी सुरक्षा करनी चाहिए। अभी तक जहाँ पे हानि नहीं हुई है उसकी रक्षा करनी चाहिए, अज्ञात क्षेत्र को क्या करना चाहिए, संरक्षण करना चाहिए। तो ये हमारी बच्चों भूमिका है। लास्ट बच्चों, पार्ट नंबर 5, हरित ऊर्जा की दिशा में। हरित ऊर्जा का मतलब क्या होता है बच्चों, हरित ऊर्जा का मतलब होता है बच्चों वह ऊर्जा जिससे पर्यावरण कभी दूषित नहीं होती है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, हरित ऊर्जा। इसमें अगला है हरित ऊर्जा के कोई दो उदाहरण दो बच्चों। तो हरित ऊर्जा का उदाहरण मतलब, हरित ऊर्जा मतलब होता है वह ऊर्जा जो कभी समाप्त नहीं होती है, जिस ऊर्जा का निर्माण करने से पर्यावरण समस्या नहीं पैदा होती है, उसे हरित ऊर्जा कहते हैं। हरित ऊर्जा पर्यावरण के लिए स्नेही ऊर्जा है। हरित ऊर्जा इसलिए स्नेही ऊर्जा भी कहते हैं क्योंकि इससे पर्यावरण में प्रदूषण नहीं पैदा होता है। उदाहरण के लिए मैं बोल सकता हूँ, तो हरित हरित ऊर्जा में आता है जल विद्युत ऊर्जा,
पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, ये सब क्या है बच्चों, हरित ऊर्जा। आगे जल विद्युत ऊर्जा, जल विद्युत निर्मित के लाभ क्या है? तो जल विद्युत निर्मित के लाभ यह है कि जल विद्युत से कोई प्रदूषण नहीं पैदा होता है, किसी प्रकार के जीवाश्म का ईंधन नहीं होता है, जो पानी के भंडारण की अगर सुविधा उपलब्ध ना हो तो ये विद्युत ऊर्जा का निर्माण किया जाता है। वर्षा के पानी कारण पानी में जो भंडारण में जो वृद्धि कम होती है उसको रोकने के लिए जल विद्युत ऊर्जा का निर्माण किया जाता है। आगे अगला है सौर ऊर्जा के लाभ क्या है बच्चों? सौर ऊर्जा के लाभ यही है कि सौर ऊर्जा से कोई भी प्रकार के ईंधन का ज्वलन नहीं होता है। सौर ऊर्जा का उपयोग करने से किसी प्रकार का प्रदूषण नहीं पैदा होता है। सौर ऊर्जा एक प्रकार की हरित ऊर्जा है और यह है पर्यावरण स्नेही। वैज्ञानिक कारण पूछा बच्चों, परमाणु ऊर्जा यह एक ऊर्जा स्रोत, यह एक व्यापक ऊर्जा स्रोत है। क्यों? क्योंकि विश्व में केवल 11% ऊर्जा ही क्या है, परमाणु ऊर्जा स्रोत में निर्माण की जाती है और भारत में केवल 2% परमाणु ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। परमाणु ऊर्जा के कारण कोई भी पर्यावरणीय नुकसान नहीं पहुंचता है, इसके लिए परमाणु ऊर्जा क्या है बच्चों, व्यापक ऊर्जा स्रोत है। आगे कोयला और प्राकृतिक गैस में से कौन सा ईंधन पर्यावरण स्नेही ईंधन है? ये तो आप जानते ही हो कि कोयला जलता है तो धुआं होता है, धुआं से क्या होता है, पर्यावरण प्रदूषण होता है, और प्राकृतिक गैस से क्या होता है, किसी भी तरह का प्रदूषण नहीं होता। तो इन दोनों में से जो सबसे पर्यावरण स्नेही है वह है प्राकृतिक। तो बच्चों ये भी क्वेश्चन, ये भी लेसन हो चुका है। तो इस तरह बच्चों पाठ समाप्त होता है। अब आपको पाठ में से कोई भी क्वेश्चन अगर आपको पूछना है तो पूछ सकते हो। ये पीडीएफ में ग्रुप में शेयर कर दूंगा, आपको मिल जाएगा और आपको ताकि इससे मालूम पड़ जाएगा कौन सा क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है और कौन कौन से क्वेश्चन इम्पोर्टेंट आते हैं और पूछे जा सकते हैं, मतलब पूछे जाएंगे। बच्चों बोलो कौन सा क्वेश्चन आपको डाउट है? किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकता है बच्चों, अगर आपको कोई प्रश्न पूछना है तो पूछ सकते हो। हेलो बच्चों, कोई डाउट है किसी को क्वेश्चन में? बच्चों हेलो सर, हेलो सर, हेलो सर, किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकता है, नहीं तो फिर सेशन क्लोज हो जाएगा। हाँ मकसूद पूछिए, क्या पूछना है आपको? बोलो बेटा। मकसूद अंसारी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा, बोलो। सर वो जो अभी नीचे गया दूसरे पार्ट में शायद है वो, और जैसे पर्यावरण के लिए नुकसान। एक मिनट सर। बोलो बेटा। यस यस, पर्यावरण, ये ना सर, पर्यावरण पर परिणाम करने वाले घटक कौन से है? सर ये टिप्पणी। हेलो। हाँ बेटा बोलो, मैं आवाज आ रही है बोलो ना। हाँ सर, ये लिखा है ना सर, टिप्पणी तीसरा, टिप्पणी लिखना है। पर्यावरण पर परिणाम करने परिणाम वाले कर। घटक कौन से है? हाँ तो बेटा जैसा कि होता है कि पर्यावरण में दो घटक परिणाम करते हैं, जैविक घटक और एक अजैविक घटक। इसके साथ साथ बच्चों प्राकृतिक घटक भी है और मानव निर्मित घटक भी है। तो प्राकृतिक घटक मतलब होता है बच्चे जैसे भूकंप आ गया, बाढ़ आ गया, बादल फट गया, तो इससे क्या होता है पूरे जगह पे क्या होता है, पर्यावरण प्रदूषित हो जाता है।
पूरे जो पेड़ पौधे रहते हैं, जो पेड़